अस्सलाम वालेकुम बेटा। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। आप लोगों ने पिछले टॉपिक में मोलैरिटी के बारे में डिस्कस किया था, परसेंटेज के बारे में डिस्कस किया था और कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के। हमने डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर करते होते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की डाइल्यूशन को हम किस तरह से देखते होते हैं। बेसिकली जो डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली हमेशा ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से बनता होता है, ठीक है ना। वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या उसकी इक्वेशन आ रही है, क्या उसके फार्मूलाज आ रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा जो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन होती है वो बेसिकली हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना होता है। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से ही हमने क्या करनी होती है, कुछ अमाउंट पिक करनी होती है, उसी को हमने क्या करना होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना होता है। हम देख लेते हैं हमारे पास सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन। अगर हम 100 सेंटीमीटर क्यूब का 0.01 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं, solution from a given 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब 0.01 सॉल्यूशन हो गया आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन। किससे बनाना है आपने, 0.1 मोलर सॉल्यूशन से। मींस के ये आपके पास हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया 0.1 मोलर सॉल्यूशन, और जो 0.01 मोलर सॉल्यूशन है ये आप लोगों के पास हो गया, क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं कि किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4 का आपके पास क्या बनाना है, हमने सॉल्यूशन बनाना है, क्या, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। फर्स्ट 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15.8 ग्राम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अब 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आपके पास 1 लीटर वाटर पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 लीटर वाटर पड़ा हुआ है, तो आपने क्या किया है, आपने इसमें 15.1 ग्राम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ऐड की है, तो वो हमारे पास क्या बना है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, वो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं देन 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द डिल्यूशन। तो अब इसी से हमने क्या लेना है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है, जिसको हम डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का नाम दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की हम वैल्यू देख लेते हैं। आपके पास M1 V1, ठीक है ना, M1 आपके पास क्या हो गया, मैस, और V1 आपके पास क्या हो गया, ये हमारे पास इनिशियल मैस, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल मैस, फाइनल वॉल्यूम हो गया आपके पास। उसके बाद वेयर M1 हमारे पास कितना है, वो M1 हमारे पास आ रहा है 0.1 मोलर, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, वेयर M1 इज इक्वल टू 0.1 मोलर, और V1 आपके पास क्या है, यहां पे हम लोगों ने V1 को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो V2 आपके पास क्या है, पहला आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में बनाया गया, और M2 यहां पे क्या है, 0.01 मोलर सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर करना है, मींस के फाइनल वॉल्यूम और फाइनल मैस। अब पुटिंग द वैल्यू इन अबव इक्वेशन, ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी, M1 V1 M2 V2, तो हमारे पास V1 क्या हो गया, यहां पे आप देख सकते हैं V1 इज मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब ये M1 की जगह पे हमने क्या करना है, 0.1, ये मैस नहीं कहलाएगा, सॉरी, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, उसकी मोलैरिटी कहलाएगी, आप मोलैरिटी भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। इसके इज इक्वल टू आपके पास ये हमारे पास क्या हो गया, V1 हमारे पास, सॉरी ये V1 तो आ गया, V2, और ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, यार इसको ब्रेक लो, पीछे करो ना, नीचे करो, पीछे 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 पीछे, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने क्या करना, हमारे पास वैल्यू क्या थी, M1 V1 और M2 V2 थी। वेयर M1 हमारे पास इक्वल है 0.1 मोलर के, V1 हमने फाइंड आउट करना है, V2 हमारे पास क्या 100 सेंटीमीटर क्यूब के, और M2 क्या हमारे पास 0.01 मोलर सॉल्यूशन के। तो V1 मल्टीप्लाई बाय, और ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे इक्वेशन में ये हमारे पास V1 फाइंड आउट करना है, तो ये M1 हो गया, यहाँ पे ये हमारे पास M2 और V2 हो गया। तो हमने क्या करना है, V1 को फाइंड आउट करना है, V1 यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो 10 सेंटीमीटर क्यूब आएगी। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब हमने क्या लेना है, हमने पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, और उसको हमने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना, 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। तो हमारे पास क्या होगा, वो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, किसका, जो हम लोगों ने 0.01 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना था, वो हमारे पास इस तरह से होगा कि हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेना है, लेके हमने उसको एक बीकर में ऐड करना है, देन हमने 1 dm क्यूब वाटर उसमें ऐड कर देना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन बन जाएगा 0.01 मोलर सॉल्यूशन का। मींस के सिंपल सी बात है, आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है सोलिबिलिटी का। सोलिबिलिटी हमारे पास बेसिकली सोलिबल का प्रोसेस है, जारी सी बात है, इसी चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास सोलिबिलिटी क्या होती है, उस चीज को देख लेते हैं कि सोलिबिलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे पास क्या होता है कि आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है। जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मींस के रूम टेम्परेचर पे जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डिसॉल्व करेंगे किसी भी सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे किसका, सोलिबिलिटी का, ठीक है ना। मींस के वो हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूट जो है वो सोलिबल हो गया पर्टिकुलर टेम्परेचर में, किसमें, सॉल्वेंट में, तो उसने सॉल्यूशन बना लिया है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, आपने नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट ली है, उसको 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में आपने ऐड किया है, तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। मींस के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होके एक तरह का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मींस के रूम टेम्परेचर पे, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो टेम्परेचर पर्टिकुलर रहेगा। तो हमारे पास इसके कुछ फैक्टर्स हैं, उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलिबिलिटी इज लाइक डिसॉल्व लाइक, कि हमारे पास क्या आता है, इसमें लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल आता होता है। फर्स्ट हम देखें, मींस के जो जैसा होगा वो वैसे में डिसॉल्व होगा। मैंने आपको ऑलरेडी इस चैप्टर के स्टार्ट में बता दिया था कि पोलर में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे। इस चीज को हम देखते हैं। अब द आयनिक एंड द पोलर सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन अ पोलर सॉल्वेंट, मींस के जाहिर सी बात है पोलर डिफरेंट होते हैं तो आयनिक भी डिफरेंट होते हैं। तो सेम वही बात की जा रही है कि आयनिक या पोलर हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, तो पोलर वाटर भी आपके पास क्या होता है, डिफरेंट है, तो वो भी पोलर कहलाता है। पोलर नॉन पोलर का अगर आपको डिफरेंशिएट पता है, पोलर हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, नॉन पोलर जो सिमिलर एलिमेंट होते हैं हमारे पास। तो अब देखें आपके पास क्या होता है, जैसे KCl है, ये भी पोलर है। सोडियम कार्बोनेट है, ये भी हमारे पास क्या होता है, ठीक है ना, ये भी आपके पास पोलर है। उसके बाद कॉपर सल्फेट है, ये भी आपके पास क्या होता है, पोलर है। तो शुगर, अल्कोहल एंड ऑल सॉल्युबल इन वाटर। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। अल्कोहल का क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अब ये देखें, ये सारे हमारे पास पोलर हैं, तो पोलर में डिसॉल्व होंगे। ये सारी स्टेटमेंट में यही कुछ बताया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, नॉन पोलर सब्सटेंस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर, तो नॉन पोलर कभी भी सॉल्युबल नहीं हो सकते पोलर में, ठीक है ना। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया, नॉट सॉल्युबल इन वाटर सच एज ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, एंड कोवलेंट कंपाउंड आपके पास पेट्रोल हो गया, इनसॉल्युबल इन वाटर। आप क्या करें, आप एक गिलास पानी का लें, उसमें ऑयल आप ऐड करें तो ऑयल उसमें क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या रहती हैं, अनडिसॉल्व रहती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर, तो नॉन पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आपके पास उन्होंने एग्जांपल दिया, ग्रीस है, पेंट है, नेफ्थलीन है, आर सॉल्युबल इन ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, मींस के नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। तो ये एक तो हमारे पास पोलर लाइक डिसॉल्व का प्रोसेस होता है सोलिबिलिटी में। दूसरा हमारे पास प्रोसेस कौन सा होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होता है। अब देखें जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी में क्या आ रहा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आ रहा है। तो हम देख लेते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में क्या होता है। सिंपल सा पहले मैं आपको वर्डिंग में बता देता हूं बेटा। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ये होता है कि हमारे पास आपके पास एक बीकर है, बीकर में आपने क्या किया है कि आपने वाटर ऐड किया है। वाटर ऐड करने के बाद आपने उसमें शुगर ऐड कर लिए, तो क्या होगा कि जो वाटर होगा वो अपनी बॉन्डिंग को तोड़ेगा और शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, और शुगर जो होगी वो अपनी बॉन्डिंग को तोड़ेगी और वो क्या करेगी, वाटर को अपने अंदर डिसॉल्व करेगी, ठीक है ना। तो दोनों ही सॉल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे को स्पेस प्रोवाइड करेंगे। स्पेस प्रोवाइड करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, वो एक तरह का सॉल्यूशन बना लेंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। वही बात आ गई कि सॉल्यूट पार्टिकल पहले सेपरेट होंगे, फिर आपके पास सॉल्वेंट पार्टिकल सेपरेट होंगे, और क्या करेंगे, प्रोवाइड स्पेस प्रोवाइड करेंगे किसको, सॉल्यूट पार्टिकल्स को, ठीक है ना। उसके बाद एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट बी अटैक्ट एंड मिक्स अप। तो वही बात आ गई कि हमारे पास पहले सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेट होंगे, फिर सॉल्वेंट पार्टिकल सेपरेट होंगे, फिर एक दूसरे को स्पेस प्रोवाइड करेंगे, तो इस तरह से एक सोल्यूशन बन जाता है। मैं अगर आपको सिंपल से एक एग्जांपल यहां पे समझाऊं, आपके पास क्या होता है, H2 है, आपने उसमें NaCl ऐड किया, नमक ऐड किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें इसका हमारे पास क्या होता है प्रोसेस, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये आपके पास पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। और सोडियम का हमारे पास क्या रहता है, सोडियम पे
पॉजिटिव आता है और क्लोरीन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता होता है, ठीक है ना। अब देखें हमारे पास क्या आता है, ये पॉजिटिव सोडियम के लिए, ये नेगेटिव क्लोरीन के लिए, ये पॉजिटिव सोडियम के लिए, ये नेगेटिव क्लोरीन के लिए। अब देखें इसका जो पॉजिटिव है, ठीक है ना, वो इसके सोडियम के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका जो नेगेटिव है वो आपके पास क्या करेगा, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है वो सॉरी जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव है वो क्लोरीन के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जो ऑक्सीजन का नेगेटिव है वो हाइड्रोजन के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। मींस के वो सोडियम के पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये इसने पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया है, और इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो यही स्ट्रक्चर में सारा कुछ बताया गया है कि हमारे पास वाटर का जो नेगेटिव होगा वो आपके पास सॉल्ट के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जो वाटर का जो पॉजिटिव होगा वो सॉल्ट के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। आप नीचे अगर आए तो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर शो करा देता हूँ कि हमारे पास किस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाई गई है। उसको आप देख ले कि हमारे पास उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह से होती हैं और उसमें केमिकल फोर्सेस किस तरह से होती हैं। ये देख सकते हैं आपके पास स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रही है, आपको नजर आ रही होगी स्ट्रक्चर, बुक में भी ये आपके पास बनाई गई है। अब देखें वही चीजें बता रहा है कि ये देखो पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है। तो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, और जो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव है वो सारे क्या कर रहा है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये हमेशा क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। और इसी एग्जाम्पल में ही सारा कुछ बताया जाता है कि बताया जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम NaCl इज एडेड इन अ वाटर, इट डिसॉल्व रेडियली बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द, हमारे पास किसके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होती हैं वो किसके दरमियान में होती हैं, वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, या आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान में जो आपस में अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से एक सॉल्यूशन बनता होता है, सॉल्यूशन ऐसे नहीं बनता होता। नेक्स्ट अगर हम आए नीचे तो हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आ रहा है। सॉल्युबिलिटी में क्या आ रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस तरह से होता है, टेम्परेचर हैज अ मेजर इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सब्सटेंस। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि इट सीम्स, ये सोचा जाता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बट ये ऑल केसेस में नहीं होता। हमेशा यही सोचा जाता है, जाहिर सी बात है आप लोग भी यही सोचेंगे, ठीक है ना, हम भी यही सोचा करते थे कि अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो किसी भी लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी होती है इंक्रीज हो जाती है, वो चीज़ों को डिसॉल्व करना अपने अंदर वो ज्यादा कर देता है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी है कि सुपर सैचुरेटेड, ठीक है ना, तो यही हम सपोज करेंगे, बट ये कुछ कंडीशन में होता है, ये ज्यादातर कंडीशन में नहीं होता। मींस के आप कह सकते हैं कि अगर ये ज्यादातर कंडीशन में होता तो ये सम कंडीशन में नहीं होता अप्लाई, ये रूल हमारे पास कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब फर्स्ट हमारे पास फैक्टर आ जाता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हीट इज एब्जॉर्ब। हमारे पास हीट एब्जॉर्ब किस तरह से होती है। अब टेम्परेचर को डिस्कस करें तो हमने ये लाजमी डिस्कस करना है। अब हीट एब्जॉर्ब इस तरह से होती है कि आपके पास सोल्यूशन है पोटेशियम या सोडियम नाइट्रेट का। मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली है, इसमें मैंने क्या किया है NaNO3, ठीक है ना। अब देखें NaNO3 इस पे नेगेटिव चार्ज रहता है, इस पे पॉजिटिव, ये पूरा मैंने ऐड कर दिया सोडियम नाइट्रेट। अब क्या होगा कि इनके दरमियान में बॉन्डिंग है, इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव दरमियान में, वो बॉन्डिंग टूटनी है। अब वो बॉन्डिंग किस तरह से टूटेगी, जो ये बॉन्डिंग टूटेगी ना, वो इर्द गिर्द का जो आपके पास इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, वो क्या करना है, इस सोडियम नाइट्रेट ने ले लेना है। मीन्स के मैं अगर इस तरह बना दूं NaNO3, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दरमियान में जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक डाउन होना है। उसको ब्रेक डाउन होने के लिए टेम्परेचर चाहिए। वो क्या करेगा, वो इर्द गिर्द का जितना भी टेम्परेचर होगा वो उसको ले लेगा, ठीक है ना। वो टेस्ट ट्यूब उसको क्या कर लेगी, सराउंडिंग का जितना भी टेम्परेचर होगा उसको ले लेगी। तो हमारे पास क्या होगा कि इनके दरमियान में तो बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, बॉन्डिंग टूट जाएगी। ये सोडियम का पॉजिटिव ये इस टेस्ट ट्यूब में जो वाटर पड़ा हुआ था उसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, इसका नेगेटिव जो टेस्ट ट्यूब में वाटर पड़ा होगा उसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा बॉन्डिंग टूटने के बाद, ठीक है ना। जो टेम्परेचर सराउंडिंग का था उन्होंने सारा यहाँ पे कैप्चर कर लिया। जब सराउंडिंग का इस टेस्ट ट्यूब के साथ टेम्परेचर एंड हो जाएगा तो टेस्ट ट्यूब होगी वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। टेस्ट ट्यूब क्या आपको फील आएगी, ठंडी हो जाएगी। तो कभी आप लैब में जाएं, आप पोटेशियम नाइट्रेट लें या सोडियम नाइट्रेट लें, आप उसको टेस्ट ट्यूब में डालें तो आपको फील होगा टेस्ट ट्यूब क्या हो गया, ठंडी हो गई है। वो ठंडी क्यों होती है, वो इसी वजह से होती है कि वो सराउंडिंग का सारा टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब देखें आप इवेपोरेशन का प्रोसेस में भी पढ़ते हैं कि वाई वी फील कूलिंग, आपको कूलिंग क्यों फील होती है। आप जाते हैं नहाने के लिए, आप बाहर आते हैं तो आपको मौसम ठंडा ठंडा क्यों फील होता है, इस वजह से कि आपकी बॉडी पे जो वेपर होते हैं ना, वो सराउंडिंग की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करके वेपरेट हो जाते हैं और आपके सराउंडिंग में क्या बच जाती है, ठंड बच जाती है, हीट होती नहीं है। दैट्स वाई आपको वो कूल फील होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें
हीट इज अब्जॉर्ब में, तो सॉल्युबिलिटी इज यूजुअली इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कैसे कि टेम्परेचर उसको मिला है तो बॉन्डिंग सोडियम नाइट्रेट के दरमियान में ब्रेक डाउन हुई है, ठीक है ना, और वो क्या हो गया टेस्ट ट्यूब ठंडी पड़ गया, ठीक है ना, टेम्परेचर यूटिलाइज होने की वजह से साथ में। तो इट इज हीट, इट इज रिक्वायर्ड हीट टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द आयंस ऑफ सॉल्यूट। दिस रिक्वायरमेंट इज fulfilled by the surrounding of molecule. As a result their temperature fall down and test tube become cold। तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब जो होगी वो क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब नीचे अगर मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊं तो हमारे पास क्या है, ये टेम्परेचर दिखा गया और ये हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। लिक्विड्स उन्होंने बता दिया कि सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है ना, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट है, KCl है, उसके बाद क्रोमियम है, NaCl है, ठीक है ना, उसके बाद पोटेशियम हाइपोक्लोराइट है, तो सीजियम सल्फेट है। ये सारे हमारे पास लिक्विड है, उनकी कुछ डायग्राम में बताया जा रहा है कि हमारे पास कोई कितना क्या करता है, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या होता है, उनकी ब्रेकेज कितनी होती है। तो ये हमारे पास जो रेज हैं ये बता रही हैं, ये जो लाइंस हैं ये बता रही हैं कि हमारे पास कितना टेम्परेचर इनको रिक्वायर होता है। उसके बाद आपके पास क्या होता है, हीट इज गिवन आउट। अब हीट इज गिवन आउट में देख लेते हैं कि हमारे पास हीट किस तरह से गिवन आउट होती है। On the other hand, when a salt like lithium sulfate या cesium sulfate are dissolved in a water, the test tube become warm। अब देखें आपके पास क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है ना, उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप लिथियम सल्फेट ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, Li2SO4 आप लिथियम सल्फेट ऐड कर रहे हैं। जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, लिथियम सल्फेट को ऐड करेंगे तो लिथियम सल्फेट ने भी, जाहिर सी बात है, लिथियम ने अब सल्फेट के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करना है। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये भी क्या करेंगे, सराउंडिंग की हीट को लेंगे, बट इनका बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। ये जितनी सराउंडिंग से हीट ले लेंगे ना तो क्या होगा कि इनकी बॉन्डिंग तोड़ने के लिए जो हीट होगी वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। इनका बॉन्ड तो टूट जाएगा, जैसे बॉन्ड टूटेगा बाकी जितनी भी हीट होगी वो टेस्ट ट्यूब में रिलीज हो जाएगी। जैसे ही वो टेस्ट ट्यूब में रिलीज होगी तो टेस्ट ट्यूब जो होगी वो गर्म हो जाएगी। पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा कि हमारे पास हीट सारी यूज हो गई, कोई हीट नहीं बची बॉन्ड ब्रेक करने में सोडियम नाइट्रेट के, दैट्स व्हाई टेस्ट ट्यूब ठंडी हुई थी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हीट जितनी यूज हुई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वो तो हो गई, बट जो हमारे पास हीट बच गई, ठीक है ना, वो टेस्ट ट्यूब में रिलीज हो गई और टेस्ट ट्यूब क्या हो गई, वार्म हो गई, गर्म हो गई। तो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट उन्होंने यहाँ पे बता दिया है, ये सोल्यूशन बना और हीट क्या हुई, बाकी रिलीज हुई, जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई। इन सच केस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इस केस में हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे अब देखें, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि हमने सोचा जाता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, सम केसेस में नहीं होता। तो ये सम केसेस की एग्जांपल आ गई यहाँ पे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के दरमियान, कुछ मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास नो चेंज इन हीट। अब कोई भी चीज है, टेस्ट ट्यूब लें, टेस्ट ट्यूब में या बीकर लें, उसमें आपके पास क्या पड़ा हुआ है, NaCl पड़ा हुआ है। अब NaCl को जैसे ही आप ऐड करोगे किसमें, वाटर में, तो आपके पास क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे ये NaCl क्या होता है, खुद ब खुद डिजोल्व हो जाता है। तो इसमें कोई हीट चेंज नहीं होती। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट चेंज ना हो तो हमारे पास नो चेंज इन हीट का प्रोसेस होएगा, जिसमें मीन्स के आपके पास कोई भी चीज़ जो खुद ब खुद उसमें डिजोल्व हो जाती है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस टॉपिक के रेलिवेंट अगर किसी भी तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।